हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए फिजिक्स का पार्ट 4। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। चलो देखते हैं मोटिवेशन थॉट किस किसने लिखा है। ये लिखा है किसने? काजल ने। उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। ठीक है, उम्मीद से क्या होती है? दुनिया चलती है। अगर उम्मीद है तो ही मतलब किसी से उम्मीद करते हो ना, कोई अगर आपसे किसी चीज़ की उम्मीद करता है तो कभी भी उस उम्मीद पे, हमेशा उस उम्मीद पर खरे उतरा करो। देखते हैं मिस्टर खान का। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। गुड, नाइस। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन बड़े हैं तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे वो भी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री क्या होता है? दिन के समय तारे नहीं देख पाता है, तारों को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। दिन के समय सूर्य की विपरीत दिशा में तारों को देख पाता है, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। बाह्य जो अंतरिक्ष यात्री होता है, एस्ट्रोनॉट्स होता है, वो क्या होता है? देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, मैंने ये पहले भी चीज़ बताई थी, अब भी देखिए। कुछ नहीं समझ में आया क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लेकिन ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि पूछा क्या गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। देखो अंतरिक्ष यात्री क्या होता है, ऊपर जाता है तो वो उसे दिन के समय भी आराम से तारे देख लेता है, जैसे अपने रात में देख रहे हैं वहाँ वो दिन में भी देख लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइज। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, कोई नहीं, घबराना नहीं है बड़े क्वेश्चन देख के। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि दिन के अंत में सूर्य की अतितप्त होता है, पहुंच जाता है। संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है, जिससे अन्य वर्ण विकिरणित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है। देखो सूर्य के प्रकाश जो आता है वो अधिक वायुमंडल जो होता है उसमें सब में गमन हो जाता है, मतलब चला जाता है, जिससे कि अन्य वर्ण जो अन्य कलर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। जब अन्य कलर जो हो जाते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं तो फिर एक आपका बचता है नारंगी कलर, हल्का गहरा नारंगी कलर बचता है, वही हमें और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से हमें जो होता है शाम में आपका क्या है? गहरा नारंगी लाल रंग दिखाई देता है। अभी जो प्रेजेंट में स्थिति चल रही है, आप देखना शाम में 6 बजे बिल्कुल आपको डार्क कलर का दिखाई देगा सूरज। ठीक है, बिल्कुल डार्क कलर का, डार्क नारंगी कलर दिखाई देगा, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो यही रीज़न है, बहुत सारी किरणें देखो प्रकीर्णित हो जाती हैं, अब बचता कौन सा है? नारंगी कलर, तो इसी वजह से हमें नारंगी दिखाई देता है। देखो वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन मैंने ईजी भाषा में आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्ली प्रकाश में देखने पर उसमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? पतली फिल्म द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, बुलबुले द्वारा परिवर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, प्रकाश के वर्ण परिक्षेपण के कारण होता है, साबुन के घोल को वर्ण विशेषताओं के कारण होता है। देखते कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। साबुन के बुलबुलों को श्वेत वर्ली प्रकाश में देखने पर उसमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा बुलबुला जब भी कभी भी होता है तो उसमें लाइट कलर दिखता है, लाल कलर, बहुत सारे कलर दिखते हैं बुलबुले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुलबुले द्वारा परिवर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपका साबुन का बुलबुला किसकी तरह भांति काम करता है, तो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेपन की तकनीक क्या है? शिरब आलेखन है, कोश किरमानुलेखन है, होलोग्राफी स्वलेखन कहलाती है, फोटोग्राफी कहलाती है। त्रिआयामी प्रतिबिंबों की लिखनी, 3 डायमेंशनल इमेजेस।
तो 3 डायमेंशनल इमेजेस के अभिलेखन की तकनीक को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन सी होलोग्राफी, स्वलेखन कहलाती है, मतलब खुद से लिखना कहलाती है। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो बनते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में क्या होता है? पदार्थ का अभिगमन होता है, ऊर्जा का अभिगमन होता है, द्रव्यमान का अभिगमन होता है, किसी का भी अभिगमन नहीं होता है। गमन का मतलब जानते हो? गमन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गई चीज़, तो वो गमन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊर्जा का अभिगमन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में ऊर्जा का अभिगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्वनि का तारत्व, पिच या छेड़ता, श्रिलनेस जिसे बोलते हैं, का निर्धारण होता है? के वेग से होता है, के आयाम से होता है, कि आवृत्ति से होता है, कि को प्रबलता से होता है? तो किससे होता है? ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो ऑप्शन सी, की आवृत्ति से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के सुर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी क्या है? उच्च आवृत्ति है, उच्च आयाम है, निम्न आवृत्ति है, कमजोर वाक् तंतु है, वोकल कार्ड। चलो बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन ए, उच्च आवृत्ति। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के सुर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी उच्च आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, उसकी आवृत्ति से करते हैं, तरंगदैर्घ्य से करते हैं या वेग से करते हैं? ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण तो किससे करते हैं? ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण तो ऑप्शन ए, उसके आयाम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे हो गए हैं। कोई नहीं गाइस, सही दिख रहा है ना? यस करके लिखो, सही दिख रहा है। चलो बढ़िया, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या बोलता है। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है या फिर इस्पात में होता है? आराम से बता सकते हो इजीली इसका आंसर। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? तो ऑप्शन डी, इस्पात में होता है। देखो ध्वनि का वेग जो वायु में होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इस्पात में होता है लगभग 5,500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस्पात मतलब कि स्टील में। ध्वनि जो होती है वो आपकी आर्द्र वायु में क्या होती है? गमन करती है। और इसके अलावा और क्या होता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि का तापमान जो होता है बढ़ता है, ध्वनि बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि क्या होती है? बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? पेनी उच्चतम वेग, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ध्वनि है, क्या है? ध्वनि। भाई तो मैं कह रहा ये पता नहीं क्या लिख दिया, हो जाता है। ठीक है, ध्वनि उच्चतम वेग से क्या होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में गमन करती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से शुष्क वायु में गमन करती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में, या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में? अब बताओ, ध्वनि उच्चतम वेग होता है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में गमन करती है। जैसे कि आपको पता है बारिश वगैरह हो जाती है, उसके बाद आप सीटी बजाते हैं तो सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, आर्द्र वायु के कारण ऐसा होता है। और मैंने बताया तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैक संख्या का संबंध किससे है? ध्वनि के वेग से है, जलयान के वेग से है, वायुयान के वेग से है, या फिर अंतरिक्ष के यान के वेग से है? मैक संख्या एक प्रकार की युक्ति होती है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, वायुयान के वेग से होती है मैक संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
प्रतिध्वनि के कारण उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का विवर्तन या फिर ध्वनि का ध्रुवण? तो ध्वनि का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि होती क्या है? जैसे कि आपने यहाँ से कोई आवाज़ लगाई, यहाँ पर टकरा के गई और वापस आ गई, तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिध्वनि कहलाती है, जिसे इको भी बोला जाता है। इको में आपने देखा होगा, जो आप बोलते हो उसकी आवाज़ दोबारा से लौट के आती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि चला जाता है। आपने कोई आवाज़ बोली, जैसे पहाड़ वहाड़ों पर आप क्या होते हैं, आवाज़ लगाओगे तो दूर से फिर से आवाज़ वापस आएगी। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कंडीशन होती है, लगभग 17 से 20 मीटर के बीच क्या होना चाहिए? दूरी लगभग होनी चाहिए, तभी आपको ये आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? देखो अभी आ गया क्वेश्चन, मैंने बताया भी था, आ भी गया क्वेश्चन। 10 मीटर हो, 17 मीटर हो, 34 मीटर हो या 100 मीटर हो। ध्वनि के विपरीत जो सुनाई देती है, आपको गूंज सुनाई देती है, वो क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कम से कम मिनिमम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। परावर्तक सतह मतलब कि रिफ्लेक्शन स्पेस, जहाँ से लौट के आएगी ध्वनि। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। अच्छा क्वेश्चन है ये। चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि ये अंधकार में सुगमता से देख पाते हैं। उनका नेत्र का तारा पुतली बहुत बड़ा होता है। ये अपने द्वारा उत्पन्न पराशब्द तंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। सभी पक्षी ऐसा करने में समर्थ हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्यों उड़ पाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पराशब्द तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन करते हैं। देखो ये क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें होती हैं जो कि आपका चमगादड़ सुन पाता है, इसी वजह से ये रात में चल पाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारत्व तीक्ष्ण के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व क्या होगा? कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा या गाड़ी की गति के अनुसार कम या अधिक होगा? अब देखो क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे हो और कोई यहाँ पर है, तो आप उससे लगातार कोई बात कहते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो फिर फ़र्क क्या होता है आवाज़ में? कम हो जाती है आवाज़, उसकी आवाज़ कम हो जाती है, एक समान रहती है, अधिक होगी, या फिर गाड़ी के गति अनुसार कम या अधिक होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कम होगी। गाड़ी की जो पुलिस की गाड़ी है सायरन बजाती हुई जा रही है प्रेक्षक से दूर, तो फिर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? डॉपलर प्रभाव की वजह से होता है। किसकी वजह से? डॉपलर प्रभाव की वजह से। डॉपलर प्रभाव ये कहता है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ आपके बराबर से जा रही है, अब वो चलती चली जा रही है और आपको जो ध्वनि उसकी सुनाई दे रही है, तो वो आपकी उसकी ध्वनि और आपके सुनने में जो होगा वो फ़र्क होगा, ठीक है, फ़र्क होगा। इसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक क्षण चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात आल्पिन अध्याधार एक सीध में नहीं लटक पाते क्योंकि, जैसे कि आप मानो दो चुंबक हैं, एक ये नॉर्थ है, साउथ है, आपने इन्हें एक सीध में रख दिया, तो ये एक सीध में नहीं रह पाते, समझ गए ना? एक ही उसमें नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है? पिनों के शीर्ष ठोक प्रकार से गोल नहीं बनने होते, पिनों के शीर्ष गोलाकार होते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, पिन चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। आपने मान लो यहाँ पर पिन लगा दिया, एक तरफ पिन लगा दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं रुक पाएंगे। ऐसा क्यों है कि एक तरफ नॉर्थ है, ये साउथ है, और नीचे आपने पिन लगा दी, अब ये जो है एक दूसरे यहाँ पर नहीं रुक पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन सी, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान ध्रुव में आप इन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के
करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण क्या है? आवेशित कंधे से बालों का झट टकराना, छोटे मोटे विद्युत स्फुरल, कंधे द्वारा बालों में रगड़, या उपयुक्त जैसे कुछ नहीं। कंघे से आप कंघी करते हो, सूखे बाल होते हैं आपके, तो मामूली सी कड़कड़ाहट सी होती है, और इसी वजह से क्या होते हैं, आपके बाल भी टूटते हैं। जाहिर सी बात है, आप सूखे बालों पर कंघी करोगे तो आपके बाल क्या हो जाएंगे, गर्ल्स वगैरह के उलझ जाएंगे, और बॉयज़ के टूट जाते हैं ज़्यादातर बाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छोटे छोटे विद्युत स्फुरल की वजह से होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि एक हिसाब से कहते तो मामूली सा, आप नॉर्मल भाषा में हल्की सी चिंगारी टाइप की, इस वजह से आपके क्या होता है, कड़कड़ाहट सी महसूस होती है। ठीक है, ये कोई हमें पता नहीं लगता, ये तो एक साइंटिफिक रीज़न है, कोई आपके बालों में पता थोड़ी लगेगा कि विद्युत स्फुरल हो रहा है। ठीक है, वो एक साइंटिफिक रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विद्युत परिपथ में संधारित्र जो कैपेसिटर कंडेंसर का प्रयोग होता है वोल्टा के अपचयन हेतु करने में, स्टेप डाउन करने में, उच्चयन मतलब कि स्टेप अप करने में, विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करने में, विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं ये? विद्युत परिपथ में जो संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं, मतलब इसका संग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अगर किसी को इंग्लिश वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हिंदी वालों को तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, नहीं भी आता है तो आप सर्च कर लिया करो, देख लिया करो। ठीक है, अब हर किसी का इंग्लिश मीनिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस बात को आप भी समझते हो। निम्न में से किस अर्धचालक कौन है? फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन या फिर कांच? इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिलिकॉन। और दूसरा कौन सा होता है? जर्मेनियम। ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं, जर्मेनियम। ठीक है, याद रखना, ये क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? विद्युत पंखा, टेलीफोन रिसीवर, कार्बन माइक्रोफोन या डायनेमो? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टेलीफोन रिसीवर जो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन नरम लोहे पर आकर्षक बल का प्रयोग करता है? कार्बन माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, साधारण मोटर या फिर डायनेमो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे यार, नरम लोहे पर आकर्षक बल का प्रयोग टेलीफोन रिसीवर का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीफोन रिसीवर का जो होता है नरम लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था अभी, एक मिनट, 20 क्वेश्चन जो था, देखो पता लग जाता है जब क्वेश्चन दूसरा होता है तो आंसर पता लग जाता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी, कार्बन माइक्रोफोन। ठीक है, याद रखना, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित विद्युत धारा के कौन है? आपका कार्बन माइक्रोफोन। नरम लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग कौन करता है? टेलीफोन रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराती है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर प्रेरक? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। देखो ये होता कैसे, जैसे आपने मोटर चलाया तो मोटर में आपने कौन सी दी? विद्युत ऊर्जा दी, अब वो आपका पानी निकाल दिया तो वो क्या हो गई? आपकी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, इसी तरीके से होता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अच्छा, जो ये विद्युत मोटर होता है ये आपका विद्युत प्रेरण पर काम करता है। ठीक है, विद्युत प्रेरण पर काम करता है, जबकि डायनेमो क्या होता है? चुंबकीय विद्युत प्रेरण पर काम करता है।
प्रेरण जो होता है उसे बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है। प्रेरण आगे समझिए, इंडक्टिकेटर मतलब जो बताने वाला, ऐसे समझो। क्वेश्चन आएगा भी, अभी देख भी लेंगे। 23 क्या बोलता है, विद्युत मोटर में उसके प्रारंभन के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा की क्या होती है, लगभग बराबर होती है, फिर ठीक बराबर होती है, से अधिक होती है, से कम होती है। गाइस एक चीज़ देखो, आपने देखा डिज़ाइन कैसे किया हुआ क्वेश्चन, पूरा ऐसे इस तरीके से देखा, डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, से कम हो जाती है। देखो जब आपने देखा होगा जो लोग जनरेटर वगैरह कभी आपने देखा हो, शादी वगैरह में चलता है, जनरेटर चलता है, एक साथ बहुत स्पीड होती है, बहुत आवाज़ करता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी गति कैसी हो जाती है, सामान्य हो जाती है। चलने में थोड़ा सा आवाज़ करता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। तो उससे जो चलने में थी आवाज़, उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्वेश्चन ये था। देखो ये चीज़ आपको है, क्वेश्चन आप समझ लो बस। क्वेश्चन सारे वही होते हैं जो आपके पढ़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है, नहीं, बस उस चीज़ को लैंग्वेज ऐसी देते और घुमा के पूछते हैं, फिर जो है समझने में पता नहीं क्या चीज़ पूछ लिया, इस तरीके से लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्रोत परिवर्तन क्या होता है। ध्वनि से यांत्रिक पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत से यांत्रिक पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, ध्वनि से विद्युत पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, या यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है। थोड़ा सोच कर आंसर देना, ऑप्शन एक जैसे हैं। लाउड स्पीकर से होता क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर क्या हो जाता है, विद्युत से यांत्रिक में बदलता है, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है। आप डायरेक्ट देखते थे ना कि मतलब ऊर्जा से ध्वनि से ऊर्जा में बदल रहा है, इस तरीके से ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में। ये आपका कर्जा नहीं है, ऊर्जा है। ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में होता है, ध्वनि से यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है, कौन सा होता है, ठीक है। ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है, तो कौन सा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में हो जाता है माइक्रोफोन का। और लाउड स्पीकर का ठीक उल्टा होता है, विद्युत से यांत्रिक में और फिर ध्वनि ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। विद्युत से ट्रांसफार्मर, डायनेमो या फिर विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डायनेमो आपका होता है। ये किस पे काम करता है, चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कहता है, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है, डीसी वोल्टेज का उच्चयन, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्टेप अप होता है। स्टेप अप मतलब कि वोल्टेज बढ़ाया जाता है, या विद्युत उत्पादन होता है। एसी वोल्टेज का उच्चयन मतलब कि वोल्टेज बढ़ाया जाता है, एसी का डीसी में परिवर्तन होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एसी वोल्टेज का उच्चयन मतलब कि स्टेप अप होता है। वोल्टेज जो होता है उसे क्या बोला, ये है वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है आपका ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी होती है। 220 का मान आपूर्ति की क्या है, स्थिर वोल्टेज दर्शाता है, प्रभावी वोल्टेज दर्शाता है, औसत वोल्टेज दर्शाता है, या शीर्ष वोल्टेज दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, जल्दी से बताओ गाइज।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रभावी वोल्टता दर्शाता है, वोल्टेज दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। डीसी को अपेक्षा एसी के लाभ है ये है कि, अच्छा एसी डीसी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऐसे ही जस्ट। डीसी जो होता है आपका, जैसे इन्वर्टर हो गया, तो आपका कौन सा ही करंट है? आपका डीसी करंट है, ठीक है, डायरेक्ट करंट है। एसी कौन सा होता है? एसी जो होता है आपका अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। जो आपके घर लाइट आ रही है वो एसी है, ऐसे समझ लो। तो इसमें क्या होता है? इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा होती है, इसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव नहीं होते, इसको जनन उत्पादन लागत कम लगती है, ये कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है। तो डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ क्या हैं ये बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है, या अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ जो तार वगैरह चलते हैं वो एसी के द्वारा चलते हैं, डीसी करंट को आप ज़्यादा दूर तक लंबा नहीं ले जा सकते। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज का। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? बिजली के झटके से बचाना है, पारा के प्रवाह को नियमित करना है, अति भारण ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है, उपयुक्त जैसा कोई नहीं है। तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का कार्य होता है वो क्या होता है? तो ओवरलोडिंग या लघुपतन जो शॉर्ट हैंड हो जाता है स्थिति में परिपथ को भंग करना है। तो इसका राइट आंसर आराम से बता सकते हो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग या जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है उस स्थिति में परिपथ को क्या है, जो आपका मीटर वगैरह लगा होता है, फ्यूज़ लगा होता है जहाँ पर, वो भंग करना होता है। इसी वजह से मैंने कल भी बताया था, फ्यूज़ का जो उच्च वो होता है, प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसी वजह से तुरंत फ्यूज़ फूक जाता है और सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सेफ रहें, ठीक है। आपकी लगातार सीरीज चलती रहेगी। कल आपको मिलेगा केमिस्ट्री के पार्ट, ठीक है। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल के हैं। जिन लोगों को अगर कोई इनकी मतलब वैल्यू नहीं लग रही है ना क्वेश्चन की, तो वो एक बार, मुझे नहीं लगता कि 30 में से आप इसमें से सही 25 कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, दोनों ही चीज़ें होती हैं इसमें। और ये मैं रियल बताऊं तो आपको ये पूछे गए ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक का 2 चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, बाकी ये प्रीवियस ईयर ही पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी वजह से आप जो है लगातार करते रहो। बस एक चीज़ होती है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नहीं समझ में आती, क्योंकि आपकी क्यों नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें? क्योंकि आपने इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं करे हैं, ठीक है। अगर मैं भी कोई इससे अपर लेवल क्लास में जाऊंगा, मान लो एक, तो मैंने जो चीज़ नहीं की होगी मेरे समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर मैंने कर रखी होगी तो समझ में आएंगी चीज़ें। तो यही चीज़ है। ओके, बाय बाय एवरीवन।